हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज के सेशन में हम लोग सेक्शन 16 लेने वाले हैं ऑफ CGST एक्ट। क्या है इसका सर? ITC। आखिर ITC का सेक्शन हम लोग आज लेने वाले हैं और ये एक रिविजनरी लेक्चर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या होने वाला है सेक्शन के अंदर में, मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ पूरा ही सेक्शन 16 का। मैं एक पार्ट में इसको अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी सेक्शन 16 कर रहा हूँ, इसके साथ ही जुड़े हुए कुछ जो इसके रूल्स हैं वो कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेक्शन 17 पे चलेंगे, फिर सेक्शन 18 पे चलेंगे। तो कंसेक्यूटिवली हम लोग सारे सेक्शंस को कवर करते हुए चलेंगे GST के अंदर में, राइट सर। तो मेरा अभी इस सेशन के अंदर में इंटेंशन यही रहेगा कि मैं एक पूरे अच्छी तरीके से 10-15-20 मिनट के अंदर में एक अच्छा सा ओवरव्यू आपको दे दूँ ITC का, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही बेनिफिट हो, ठीक है। जो आपको इतना बर्डन लगता है ITC का चैप्टर कि इतना बड़ा है, इतने सारे प्रोविजन से नहीं लगेगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना इच्छा करे आप लोग देखो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ जिनको लगता है कि यार ITC में बहुत ही टफ है प्रोविजंस, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना, ठीक है। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं सेक्शन 16 के अंदर में सबसे पहली बात कि 4 सबसेक्शंस है, ठीक है। सेक्शन 16 के अंदर में 4 सबसेक्शंस है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, राइट सर। तो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है सर? एलिजिबिलिटी बताता है कि आखिर ITC कौन कौन क्लेम कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है ITC क्लेम करने के लिए, वो सेक्शन 16 का 1 बताता है। और वो क्या बोलता है कि द पर्सन शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, एंड द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऐसा कहता है सेक्शन 16(1). क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब हुआ कि जो पर्सन है जो ITC अवेल करना चाहता है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, पहला। दूसरे इंस्टेंस में कहता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई वो रिसीव किया है ना, जो इनवर्ट सप्लाई, वो उसके बिजनेस में यूज़ होना चाहिए और या कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है सर? कि यहाँ पे 4 क्लॉजेस है, ठीक है। मैं बता दूं कि सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 जो है वो एक ओवर रूलिंग सेक्शन होगा, ठीक है। ये बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, कुछ भी लिखा हो सेक्शन के अंदर में फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन 16(2) ओवर रूल करेगा। यहाँ जो बात लिखी गई है वही प्रिवेल करेगी, वो सेक्शन 16 का 2 कहता है, ठीक है। और उसके अंदर में 4 क्लॉजेस है। पहला क्लॉज कहता है कि जितना भी टैक्स इनवॉइस हो गए आपके पास, ठीक है, डेबिट नोट हो गया और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। ये टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। ये ऐसा कहता है सेक्शन 16(2) का क्लॉज ए। सेक्शन 16(2) का क्लॉज बी क्या कहता है सर? सेक्शन 16(2) का क्लॉज बी कहता है कि देखो भैया, जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट, शुड हैव बीन रिसीव्ड, गुड्स एंड सर्विसेज आपको रिसीव हो जाना चाहिए, ऐसा सेक्शन 16(2) का क्लॉज बी कहता है, ठीक है। तो सर इसके साथ मैं अभी थोड़ा सा आपको एक इंस्टेंस बताना चाहता हूँ। एक ट्रांजैक्शन है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बिल टू शिप ट्रांजैक्शन मतलब बिल किसी और के नाम पे, शिप कहीं और हो रहा है, राइट। बिल किसी और के नाम पे, डिलीवरी कहीं और हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर अच्छे से एनालिसिस करो, आप लोगों को क्या निकल के आएगा पता है? देखो, सेक्शन 16(2) के क्लॉज बी ने क्या बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज शुड हैव बीन रिसीव्ड, और सेक्शन 16(2) का क्लॉज 1 क्या बोला कि भाई कि तो जो तुम्हारा टैक्स इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट हो गया, अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन रिसीव्ड। ये ए बी ऐसा ऐसा बोला। अगर बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन में देखो, जो थर्ड पार्टी है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसके डायरेक्शन पे सप्लायर ने सप्लाई किया ना गुड्स एंड सर्विसेज, किसी और रेसिपिएंट को सप्लाई किया, ठीक है ना। लेकिन आप अगर सोचो कि बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन में जिसके डायरेक्शन पे गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हुआ है, ठीक है ना, तो थर्ड पार्टी, क्या उसको गुड्स एंड सर्विस रिसीव हुआ है? जो थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे सप्लाई हुआ, क्या उसको गुड्स एंड सर्विस रिसीव हुआ? उसको तो टैक्स इनवॉइस इशू होगा यार, उसको टैक्स इनवॉइस रिसीव होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिल टू ट्रांजेक्शन है, बिल टू शिप टू है, बिल तो उसी के नाम पे जाएगा, बिल तो उसी के नाम पे फटेगा। लेकिन सर क्या उसको गुड्स एंड सर्विस रिसीव होगा? सर नहीं रिसीव होगा। तो वो ITC कैसे क्लेम करेगा? क्या वो इस वजह से ITC क्लेम नहीं कर पाएगा कि उसको गुड्स एंड सर्विस रिसीव नहीं हुआ? क्योंकि क्लॉज बी ने बोल दिया ना, सेक्शन 16(2) का क्लॉज बी क्या बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए। भाई उसको तो गुड्स एंड सर्विस रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके डायरेक्शन पे कहीं और गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करेगा कोई। तो भाई क्या इस वजह से उसको ITC नहीं मिलेगा? तो प्रोविजन ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। इट विल बी डीम्ड दैट द थर्ड पर्सन और द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन द सप्लायर हैज सप्लाइड द गुड्स एंड सर्विसेज हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ऐसा माना जाएगा सिंपल वर्ड्स में कि वो जो बंदा है गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर चुका है, राइट। ऐसा सेक्शन 16(2) का और ए का क्लॉज बोलता है। अब आता हूँ सेक्शन 16(2) का सी, और वो क्या बोलता है सर कि जो अपना हमारा सप्लायर था ना, उसने टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया ड्यू डेट के अंदर में, ठीक है। तो टैक्स कलेक्ट करके पेमेंट कर दिया, सेक्शन 16(2) ने सी, सेक्शन 16(2) का क्लॉज सी बोला। अब सेक्शन 16(2) का क्लॉज डी क्या बोलता है सर? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, रेसिपिएंट पे है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डाला? बोला कि जो रेसिपिएंट है ना, शुड हैव फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 के अंदर में जो रिटर्न फर्निश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, वो हम लोगों ने कर दी है, तो वही हमको ITC मिलेगा, ठीक है।
तो सर ये रहा सेक्शन 16(2) जिसके अंदर में 4 क्लॉजेस A B C D मैंने बता दिया। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें अब देख लो। मान लो ऐसा कि गुड्स जो आपको रिसीव हो रहा है ना वो लॉट्स में रिसीव हो रहा है या इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव हो रहा है, तो आपको आईटीसी कब मिलेगा? उस केस में बोला गया कि गुड्स एंड सर्विस गुड्स इफ आर रिसीव्ड इन लॉट और इफ आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन द आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। जिस दिन आपका लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगा ना उसी दिन आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। राइट सर, ऐसा बोला प्रोविजन ने। फिर आगे मैं बढ़ा, कुछ और कंप्लायंस आया और उस कंप्लायंस ने क्या बोला, ये देख भैया payment should have been made by the recipient to the supplier within 180 days 180 days from the date of issue of invoice by the supplier के अंदर में पेमेंट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग का रेसिपिएंट है ना, रेसिपिएंट ने 180 डेज के अंदर में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर है ना, सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इशू किया उसके 180 दिन के अंदर में अपना रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट क्या चीज़ का करेगा सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई करेगा, है ना। पेमेंट क्या क्या चीज़ का करेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई की तरफ पेमेंट करेगा, प्लस जो टैक्स मतलब CGST HGST बोलो या फिर IGST बोलो वो पेमेंट करेगा। रेसिपिएंट को ये पेमेंट करना पड़ेगा, सप्लायर को इतना पेमेंट कर देना चाहिए वो 180 डेज के अंदर में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, उसके अंदर में पेमेंट हो जाना चाहिए तो ही आईटीसी मिलेगा। ये रिक्वायरमेंट है सर, ये प्रोविजन का रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा सर? ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, याद रख लेना, जो रेसिपिएंट है जितना उसने आईटीसी क्लेम किया होगा उसके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा, प्लस उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर? 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और सर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? देखो, जिस दिन उसने आईटीसी अवेल किया था उस दिन से लेके जिस दिन उसने अपना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में वो जो आईटीसी क्लेम किया था ना उसको ऐड किया ना, उस दिन तक का जो डेट है, जितना डेज है उस डेज का जो इंटरेस्ट होगा वो 18% के हिसाब से कैलकुलेट करेगा रेसिपिएंट और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देगा, पेमेंट कर देगा गवर्नमेंट को। राइट सर। अब सर मेरी एक बात है, फ्यूचर में चल के रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, क्या उसका आईटीसी रिगेन नहीं कर पाएगा? नहीं सर, कर पाएगा, कभी भी कर पाएगा। सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात बताऊँ क्या है कि देखो, सप्लायर का पेमेंट तो किया नहीं रेसिपिएंट ने, तो क्या हुआ, इस वजह से उसको आईटीसी का रिवर्स करना पड़ा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में उसको जोड़ना पड़ा, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ा 18% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेमिंग ऑफ आईटीसी टिल द डेट ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना पड़ा 18% पर एनम के हिसाब से। दूसरा क्या हुआ पता है, ये जो रीगेन करने का बेनिफिट है ना वो कभी भी कर सकता है सॉरी, जो रेसिपिएंट है जो आईटीसी रिगेन करने की बात है ना वो कभी भी कर सकता है, कभी भी, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है ना। सेकेंडली आपको बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब आईटीसी रिगेन हो जाएगा ना, आईटीसी रिगेन हो जाएगा, जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आपने ऐड किया होगा ना वो रिगेन तो हो जाएगा, लेकिन याद रख लेना कि भाई इंटरेस्ट जो आप लोगों ने पेमेंट किया ना वो रिसीव नहीं होगा। राइट सर, आपको पता है गवर्नमेंट रिसीव तो कर लेती है, इंटरेस्ट देती नहीं है, तो इस वजह इस टाइम पे देगी नहीं सर गवर्नमेंट। ठीक है, राइट सर। ये सेक्शन 16(2) हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सेक्शन 16(1) खत्म हो गया सर, जो हम लोगों को बताया एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए। ठीक है ना, आईटीसी अवेल करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सेक्शन 16(2)B ने क्या बोला कि सर मैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, ओवर रूलिंग सेक्शन होगा, 4 क्लॉजेस हैं, ये भी सेटिस्फाइड करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा सेक्शन 16(2)B ने बोला। फिर मैंने ये भी आपको बता दिया कि अगर गुड्स आर रिसीव्ड इन लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट देन यू कैन क्लेम द आईटीसी ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। देन उसके बाद बोला कि जो अपना रेसिपिएंट है वो सप्लायर को 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जितना आईटीसी उसने क्लेम किया था, किसने, रेसिपिएंट ने, उतना आईटीसी को वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करेगा, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 18% के हिसाब से जोड़ देगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ आईटीसी टिल द डेट ऑफ एडिंग ऑफ द अमाउंट टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, उतने तक आईटीसी वो ऐड कर दे, उतने तक का जो इंटरेस्ट है 18% के हिसाब से वो ऐड कर देगा। राइट सर, ये हुआ, तो रिगेन कर लेगा। सेक्शन 16 का 3 के चलते हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कहता है नो आईटीसी शैल बी गिवन, ओके, नो आईटीसी शैल बी अवेलेबल इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स। क्या इसका मतलब है सर? नो आईटीसी शैल बी गिवन if depreciation has been claimed on the tax component of capital goods। सर मैं इसको आपको थोड़ा सा अकाउंट से रिलेट करता हूँ। देखो AS2 भी ये बात कहता है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तहत AS10 भी ये बात कहता है कि जब भी आप कोई एसेट परचेस कर रहे हो ना, ठीक है ना, या फिर इन्वेंट्री रख रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों ने जो पीछे टैक्स का पेमेंट करके आया ना वो टैक्स को आप लोग जोड़ो, लेकिन तब मत जोड़ना जब उसका आपको आईटीसी मिल जाता है, जब उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे सनवेड वगैरह मिल जाता था तो आप नहीं जोड़ोगे।
ठीक है। जिस तरह जीएसटी अगर आप पेमेंट करके आए हो, ठीक है, उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, तो आपको जीएसटी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपने जिद्दी से क्या किया ना, जो टैक्स वाला अमाउंट था ना उसको कैपिटलाइज कर दिया, अपने एसेट में जोड़ा, जोड़ के बुक्स में दिखाया। दिखाओ दिखाओ, एसेट में अपने आईटीसी आपका जो जीएसटी पेमेंट करके आया ना उसको भी आपने अपने एसेट में जोड़ा, ठीक है। जबकि आपको उसका क्रेडिट मिल सकता था, आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोगों ने उसको बुक्स में ऐड किया, कैपिटलाइज किया, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है, बुक्स में डेबिट किया, पीएल में डेबिट भी किया, ठीक है। अगर आपने वो जो टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स है ना, कैपिटलाइज किया टैक्स कंपोनेंट को, फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे जीएसटी में आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट सर। ऐसा सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 कहता है, राइट सर। समझ आया आपको, राइट। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है सर? टाइम लिमिट। टाइम लिमिट सर, कब तक मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ सर? कब तक आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? व्हाट इज द लास्ट टाइम लिमिट सर, एकदम कि मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? वो सेक्शन 16(4) बताता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि टाइम लिमिट फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विल बी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। क्या है इसका मतलब? देखो, एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है 9 में, फॉर्म 9 में, राइट, जीएसटीआर 9 में। अब वो रिटर्न फाइल करने की डेट जो है रेलिवेंट डेट आपकी, और सेकेंडली आप ये देखो कि जो आपका सितंबर मंथ है ना, सितंबर मंथ का फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिस दिन खत्म होता है उसका सक्सीडिंग जो सितंबर आता है, सितंबर का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कब है? या फ्रेंड्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ओके, ड्यू डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। तो मैंने बोला ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होगा? 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखो, या रेलिवेंट डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न देखो, विच एवर इज अर्लियर, तो दैट विल बी द फाइनल डेट और दैट विल बी द लिमिटेड डेट। उतने तक आपको आईटीसी मिल सकता है, उसी दिन तक लास्ट डेट है, आपको आईटीसी क्लेम कर लेना पड़ेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, राइट। अब सर एक बात मैं यहाँ पे और आपको नोट के तहत बता दूँ कि मैं पीछे बता के आया ना, सेक्शन कौन सा बताओ, जहाँ पे मैंने बोला था ना 180 डेज़ के अंदर में पेमेंट हो जाना चाहिए। जो रेसिपिएंट है सप्लायर को 180 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पेमेंट कर देना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो जितना आईटीसी उसने गेन किया था, आईटीसी उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना पड़ेगा। फिर जब वो पेमेंट कर देगा, वो पेमेंट जब कर देगा उसको आईटीसी फिर से रीगेन हो जाएगा। तो क्या ये आईटीसी रीगेन करने का कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं सर, वो आईटीसी रीगेन करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब रेसिपिएंट पेमेंट कर देगा सप्लायर को तब वो आईटीसी फिर से रीगेन कर सकता है। लेकिन जनरल वे में जो भी आईटीसी क्लेम करने की जो ड्यू डेट है वो कब होगी? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, दैट इज 20 अक्टूबर following the end of the financial year, or due date of filing relevant annual return whichever is earlier, that will be the last date within which you have to claim the ITC, right sir। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का सेक्शन 16 खत्म होता है सर, राइट। मज़ा आ रहा है? तो चलो अच्छा है, काफ़ी ईजी था आप लोगों ने देखा। सेक्शन 16 के अंदर में महज 4 सब सेक्शन थे, यहाँ पे ख़त्म हो गया सर। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, रूल 36 लेने वाले हैं। CGST का एक रूल है रूल 36, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जो ITC के साथ रिलेटेड है, इसके साथ ही पढ़ना पड़ता है इसको, ठीक है। तो रूल 36 सब रूल 1 क्या बोलता है? देखो, रूल 36 सब रूल 1 क्या कहता है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग ऑफ ITC। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग ऑफ ITC? मैंने गवर्नमेंट को पूछा, गवर्नमेंट ने बोला कि सुनो, पहली चीज़ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, वो एक पहला डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए। Invoice issued by the recipient, okay, if the supply has been received from the unregistered person and the recipient is liable to pay tax under RCM, in that case वो जो recipient है उसको वो invoice मिल रहना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, वो भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर इनकम एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, वो भी होना चाहिए, ठीक है। रिवाइज्ड इनवॉइस होना चाहिए आपके पास में। फिर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, राइट। रीड कर लेने वाली बात है। फिर रूल 36 सब रूल 2 क्या कहता है कि what are the necessary particulars, what are the necessary particulars that are to be required, that are required to be included for claiming of ITC। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा था, necessary particulars that are required to be included in the documents for claiming of ITC। क्या क्या important particulars होना चाहिए, क्या क्या important informations होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, ठीक है। तो पहला, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज होना चाहिए,
दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ये होना चाहिए। तीसरा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए। चौथा जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट होना चाहिए। पांचवा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होना चाहिए। और द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट इज अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट, इसका जिक्र होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, ठीक है। ऐसा कौन बोला, रूल 36 सब रूल 2 बोला। रूल 36 सब रूल 3 मैंने बताया था, रूल 36 के अंदर में 4 सब रूल्स है, 1 2 3 4। तो रूल 36 का सब रूल 3 क्या कहता है सर, रूल 36 सब रूल 3 कहता है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेस दैट हैज बीन पेड इन परसुएंस ऑफ द एनी ऑर्डर और वेयर डिमांड हैज बीन कंफर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रॉड के कारण में आप लोगों ने कोई टैक्स का पेमेंट किया था, ठीक है, इसके कारण में आपको ऑर्डर दिया गया कि यू हैव टू पे द टैक्स, इस केस में आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स, इसके कारण में अगर आप लोगों ने पेमेंट किया था, इसके कारण में अगर आप लोगों को पेमेंट करना पड़ा टैक्स का, तो इस केस में आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसा कौन बोला, रूल 36 सब रूल 3 बोला। रिमाइंड यू लास्ट। सो या फ्रेंड्स, लास्टली हमारा जो रूल है रूल 36 सब रूल 4, रूल 36 सब रूल 4 वो क्या बोलता है सर, वो कहता है देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेबिट नोट और द इनवॉइस all information of which has not been uploaded by the supplier under section 37(1). मतलब अज्यूम करो ऐसा कि सप्लायर के पास 5 इन्वॉइसेस हैं, ठीक है, 5 इन्वॉइसेस के डिटेल्स उसको फर्निश करने थे 37(1) के अंदर में। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर में क्या करना था, सप्लायर को 5 इन्वॉइसेस के डिटेल्स फर्निश करने थे। उसमें से उसने क्या किया है ना, 3 इन्वॉइस से रिलेटेड, 3 डेबिट नोट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था उसने तो वो उसको फर्निश कर दिया, ठीक है, 37(1) के अंदर में वो तो फर्निश कर दिया, लेकिन 5 में से जो 2 बाकी है ना, उसका 2 का इन्फॉर्मेशन उसने फर्निश नहीं किया, राइट। तो मैं बोलता हूँ अगर 2 इन्वॉइसेस का डिटेल्स उसने फर्निश नहीं किया, उसका इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं किया 37(1) के अंदर में, तो उसका आईटीसी क्या होगा, क्या उसका आईटीसी रेसिपिएंट को मिलेगा या फिर वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। देखो 5 में से 3 का जितना भी इन्फॉर्मेशन था सप्लायर ने उसका डिटेल्स तो फर्निश कर दिया ना 37(1) में, लेकिन 5 इन्वॉइसेस में से 2 जिसका इन्वॉइस का डिटेल्स सप्लायर ने फर्निश नहीं किया 37(1) में, उसका आईटीसी कितना मिलेगा पता है, 20% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी, 20% ऑफ द आईटीसी दैट इज एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1). जिस इन्वॉइस का, जितने भी इन्वॉइसेस का डिटेल्स सप्लायर ने फर्निश कर दिया 37(1) में, उसका जितना भी एलिजिबल आईटीसी होगा ना, उसका 20% ही तुमको मिल पाएगा in respect of the ITC, in respect of the invoices or debit notes which has the details of which has not been uploaded by the supplier। सिंपल सी बात है यार। देखो 37(1) के अंदर में सप्लायर को फॉर एग्जांपल 5 टैक्स इन्वॉइसेस का, 5 डेबिट नोट का जो है उसको इन्फॉर्मेशन फर्निश करना था 37(1) के अंदर में। अब उसने क्या किया ना, 3 का इन्फॉर्मेशन फर्निश किया, 2 का इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं किया, तो 3 के आईटीसी तो उसको पूरा मिल जाएगा, 3 इन्वॉइस के रिस्पेक्ट में उसको आईटीसी पूरा मिल जाएगा। लेकिन 2 का क्या, 2 का इन्फॉर्मेशन, 2 इन्वॉइस का इन्फॉर्मेशन जो सप्लायर ने फर्निश नहीं किया, क्या उसका आईटीसी नहीं मिलेगा? सर मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? वो जो 3 इन्वॉइस है जिसका इन्फॉर्मेशन फर्निश हो चुका है 37(1) में, उसके अगेंस्ट में जितना आईटीसी मिल रहा है ना, उसका 20% नहीं मिल पाएगा ये 2 के अगेंस्ट में, ठीक है। ये 2 जिसका इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं हुआ है, वो 2 के लिए बस उतना ही मिल पाएगा, 20% ऑफ एलिजिबल आईटीसी मिल पाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वॉइसेस और डेबिट नोट जिसका इन्फॉर्मेशन फर्निश हो चुका है 37(1) में। ऐसा इसने बोला, किसने बोला? रूल 36 सब रूल 4 ने बोला। और जाते जाते रूल 36 सब रूल 4 ने एक और बात कह दी, याद रख लेना, 20% ऑफ द आईटीसी दैट इज एलिजिबल और दैट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1). जो निकाल रहे हो ना, 20% निकाल रहे हो ना, दैट 20% से जब कैलकुलेट करोगे और जो आईटीसी निकल करके आएगा ना, जो आईटीसी निकल करके आएगा, याद रख लेना, वो आईटीसी एक्सीड नहीं कर सकता। कितना एक्सीड नहीं कर सकता यार? जितना एलिजिबल आईटीसी तुम्हारा होता, अगर ये दोनों इन्वॉइसेस का डिटेल भी सप्लायर फर्निश कर देता और उससे तुमको जितना आईटीसी मिल पाता ना, उससे वो 20% आईटीसी एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब वो रेस्ट्रिक्ट कितना हो गया? ओरिजिनल आईटीसी जितना तुमको मिल सकता था 2 इन्वॉइस के अगेंस्ट में, उतना ही तुमको मिल पाएगा मैक्सिमम। 20% तो तुम कैलकुलेट कर लो, ठीक है, उतना तुमको मिल पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड रूल 36 सब रूल 4। इसके साथ में फ्रेंड्स अपना सेक्शन 16 खत्म होता है। आपको मैंने रूल 36 भी पढ़ा दिया, ठीक है। विद दिस आई एंड द सेशन, आज का सेशन खत्म करता हूँ, ठीक है। जाते जाते एक ही बात कहूँगा, अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना, चैनल को फ्रेंड्स तक भी पहुँचाना। जिन लोगों को भी आईटी से डर लगता है यार सेक्शन 16 बहुत टफ है, ये रूल्स क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को फर्निश करना पड़ता है, क्या क्या पर्टिकुलर्स होना चाहिए, क्या क्या रूल कहता है, अगर किसी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्वॉइस के रिस्पेक्ट में सप्लायर ने इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं किया है, ठीक है, 37(1) में, क्या उसके अगेंस्ट में आईटी से मिलेगा? ये क्वेश्चंस
जिनके माइंड में रेज होता है उनको ये वीडियो दिखाओ, ठीक है। आई होप उन लोगों को भी पसंद आएगा। विद दैट थैंक यू सो मच, बाय बाय।